नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। हाजिर हूं आपके सामने हरियाणा टुडे लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे हरियाणा की हर अपडेट, चाहे कोरोना की बात हो, चाहे खेती से जुड़ी बात हो या फिर जनता की समस्या हो। हर मुद्दे पर करेंगे बात, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं कोरोना की अपडेट को लेकर। हरियाणा के संदर्भ में आपको बता देते हैं कि कोरोना को लेकर ताजा स्थिति क्या बनी हुई है, उसको लेकर पल पल की आपको जानकारी बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कोरोना के मामले हरियाणा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की जो चिंता है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सबसे जो प्रभावित जिले की बात करें तो उसमें गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, सोनीपत है, जहां पर लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले दिनों की जो रिपोर्ट है वो इस बात की तस्दीक करती है कि आखिरकार गुरुग्राम के जो मामले हैं वो 50% है, जितने कुल मिलाकर हरियाणा में बताए जा रहे हैं। और ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कोरोना को लेकर लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। स्थिति ऐसी हो गई है कि हरियाणा में जो मामले हैं 6000 के पार चले गए हैं। तो इसलिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी लगातार इस बात को लेकर संजीदगी से ले रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके की रणनीति बनाई जाए। चले इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ललित कुमार बहादुरगढ़ से जुड़े हुए हैं। ललित कुमार, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि बहादुरगढ़ से फिलहाल कोरोना को लेकर क्या स्थिति निकल कर आ रही है। जी यस, बिल्कुल। बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद झज्जर जिले का आंकड़ा बढ़कर 119 हो गया है, जिसमें से एक्टिव केसों की बात की जाए तो 99 केस ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं। केवल 20 एक्टिव केस है, जिसमें से 10 का होम आइसोलेशन किया गया है और 10 का शहर के पीजीआईएमएस रोहतक में कोविड वार्ड में इलाज चल रहा है। वैसे तो जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बहादुरगढ़ में बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा जो दिल्ली में कार्यरत कर्मचारी हैं उनके सामने आया है, क्योंकि जिस प्रकार से हर रोज दिल्ली से कर्मचारी बहादुरगढ़ आते हैं, उन्हीं के लोग जो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। क्योंकि जो कल 5 मामले सामने आए थे, जिसके बाद से 3 को तो हरियाणा झज्जर में काउंट किया गया था और जो बाकी 2 बचे थे वह दिल्ली व गुड़गांव में काउंट किया गया है। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी है उसके संपर्क में जो आया वह एक कोरोना पॉजिटिव मिला है और जो गुरुग्राम में किसी काम के लिए एक संक्रमित व्यक्ति गया था, उसके संपर्क में 2 व्यक्ति आए थे, वह कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही हिस्ट्री सामने आ रही है जो गुरुग्राम, दिल्ली और रोहतक में इनकी गिनती की गई है। वैसे तो झज्जर जिले में जो पॉजिटिव का आंकड़ा है 136 है, जिसमें से 119 झज्जर जिले में काउंट हुए हैं और जो 17 केस हैं वह दिल्ली, गुरुग्राम, वह रोहतक में काउंट किए गए हैं। क्योंकि जो दिल्ली की हिस्ट्री है, दिल्ली के कर्मचारी हैं, वह कोरोना पॉजिटिव मिले थे और जो गुरुग्राम की हिस्ट्री सामने आई थी वह कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से आह्वान किया है कि वह दिल्ली और गुरुग्राम में न जाएं, क्योंकि दिल्ली में जो भी व्यक्ति जाता है वह कोरोना लेकर ही साथ आता है। इसके अलावा जो गुरुग्राम में लोग जाते हैं वह भी कोरोना पॉजिटिव होकर आते हैं, क्योंकि जो आधा हिस्सा जो गुरुग्राम में है, हरियाणा का आधा हिस्सा तो गुरुग्राम में जो कोरोना पॉजिटिव मिला है और जो आधा पूरा हरियाणा जो कोरोना जो ललित, आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है, उसको लेकर जमीनी तैयारियां स्वास्थ्य विभाग की क्या दिखाई दे रही हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर जहां पर भी जिस भी इलाके में भी कोरोना संक्रमण का नया मामला सामने आता है तो उसको लेकर क्या सैनिटाइजेशन का काम होता है और कितनी दफा होता है, दिन में कितनी बार, हफ्ते में कितनी बार? जी बिल्कुल, यस बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, बहादुरगढ़ और झज्जर जिले में स्वास्थ्य विभाग सचेत है, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा मिलता है तुरंत वहां पर जो लोग हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं और उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। उसके अलावा जितने भी कंटेनमेंट जोन है उनको सैनिटाइज किया जाता है, सुबह शाम दोनों टाइम सैनिटाइज किया जाता है। उसके अलावा जो वहां पर कूड़ा क्रिकेट उन्हें घरों में ही रखने के लिए बोलते हैं और जो कचरे लेने के लिए नगर निगम की गाड़ी आती है उसी में डालने के लिए बात की जाती है। और जो कोरोना पॉजिटिव केस मिलते हैं उनके कचरे को भी अलग नगर परिषद द्वारा इकट्ठा किया जाता है और उसको अलग से ही डंपिंग स्टेशन पर डाला जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था उसी को लेकर प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा जो शहर में गतिविधि है, जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके द्वारा भी अपने स्वास्थ्य को लेकर भी काफी चिंतित है, क्योंकि जिस प्रकार से वह पिछले 2.5 महीने से कोरोना की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से शहर की सफाई कर रहे हैं वह उस दौरान उनको भी कोरोना का ज्यादा खतरा बना हुआ है। उसी को लेकर उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे भी रखी है और प्रदर्शन भी किया है और उनका साफ तौर से कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव के कारण
कोई क्षति होती है या मौत होती है तो उसको 50 लाख मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से स्वास्थ्य कर्मी वह डॉक्टर वह स्टाफ नर्स के कोरोना जो उनके लिए उन्होंने जो वो की है, घोषणा की है 50 लाख रुपए की, उसी प्रकार से सफाई कर्मचारियों की भी घोषणा की जाए, क्योंकि जमीनी स्तर पर जाकर सफाई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उसी को लेकर। इसके अलावा शहर में आज जो गतिविधि रहेंगी, जो जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो टीचर हटाए गए हैं, जो टीचर हटाए गए हैं, उनका प्रदर्शन जारी है। कल भी उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है सरकार के नाम, क्योंकि उनको जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, उसी को लेकर यह पिछले काफी दिनों से अपना संघर्ष कर रहे हैं और जगह जगह जाकर सरकार के सामने अपना दुख रो रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि हमें 10 साल हो चुके हैं कार्यरत और अब सरकार ने हमें हटा दिया गया है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण नीति है। वैसे तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसी भी रोजगार नहीं छीना जाए, लेकिन हरियाणा सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया है। इसको देखते हुए उन्होंने मांग की है सरकार से जल्द इन्हें वापस लिया जाए नौकरी पर, जिससे इनके परिवार का पालन पोषण हो सके। इसके अलावा बामरोली गांव में बिजली विभाग व ग्रामीणों के बीच मतभेद चल रहा था, उसको लेकर भी जो कर्मचारी हैं और ग्रामीण आपस में समझौता बना रहे हैं, क्योंकि जो सरकार की एक नीति है, जो घरों के बाहर मीटर लगाए जा रहे हैं। ललित, आपसे एक जानना चाहते हैं एक सवाल कि आखिरकार लैब्स कितनी है, कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट है कितने घंटे के भीतर आ जाती है, कितना समय लगता है, और इसको लेकर कुछ आंकड़ा हो कि वहां पर लैब की संख्या कितनी है, अस्पताल की संख्या कितनी है, कितने सरकारी अस्पताल है जहां पर अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, और ऐसा कोई समर्पित कोरोना कोविड अस्पताल है जहां पर लगातार वहां पर इलाज चल रहा हो? जी बिल्कुल, ये तो झज्जर जिले की बात की जाए तो झज्जर जिले में जो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जिनका कोरोना की जांच की जाती है, बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल में की जाती है, बेरी की जाती है और झज्जर की जा रही है। इसके अलावा जो एम्बुलेंस है उसमें भी मोबाइल चिकित्सा केंद्र बनाया गया है, जो जगह जगह जाकर जहाँ भी कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है उसके वहीं पर जाकर टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद वहाँ आसपास जो टीमें हैं स्वास्थ्य विभाग की, वो रैंडम सैंपल भी लेती है। और क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिस प्रकार से कोरोना प्रकोप दिन प्रतिदिन प्रदेश में बढ़ रहा है, उसी को देखते हुए हमने मोबाइल वैन भी बनाई है, जो जगह जगह जाकर सैंपल ले रही है। इसके अलावा जो इनके आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं, जो 650 लोगों के लिए यहाँ पर आइसोलेशन वो बनाए गए हैं, जिनमें हर बहादुरगढ़ का सिविल अस्पताल है, झज्जर का सिविल अस्पताल है, बेरी का सिविल अस्पताल है। इसके अलावा अन्य जो कर्मचारी है वह भी इसके सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, उसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है और सरकार ने लोगों से आह्वान भी किया और स्वास्थ्य विभाग भी कर्मचारियों के साथ संदेश मिला रही है और कह रही है कि आप अपने घरों में ही रहें, सुरक्षित रहें। इसके अलावा जो अस्थायी कोविड अस्पताल के लिए बेड आइसोलेट किए गए हैं, बहादुरगढ़ के 5 प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है और उनमें 25% जो बेड है वह रजिस्ट्रेशन किया गया है और उन्हीं अस्पतालों में 25% जो बेड है वह रखे गए हैं। इसके अलावा अस्थायी आइसोलेट वार्ड है, स्कूल है, धर्मशाला है, गेस्ट हाउस है, वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई है। जी, जुड़े रहिए ललित हमारे साथ। अब सीधा चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां से हमारे संवाददाता मुकेश शर्मा जुड़ गए हैं। मुकेश शर्मा, कोरोना को लेकर अपडेट क्या सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, यह बताना चाहूंगा कोरोना महामारी के चलते जिस तरह से लॉकडाउन और जैसे ही अनलॉक 1 हुआ है तो आए दिन जो मामले हैं कुरुक्षेत्र में बढ़ रहे हैं। आए दिन जो कुरुक्षेत्र में जो कोरोना संक्रमित मामले हैं आए दिन देखने को मिल रहे हैं। अब तक हम कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में अब तक 63 यानी कि 63 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 37 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और जो 26 केस है वो बिल्कुल एक्टिव है इस समय। अगर हम सैंपलों की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में कल शाम तक जो हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ उसमें 1709 लोगों के सैंपल दिए गए हैं और 7500 लोगों के जो सैंपल रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है और 200 लोगों के आसपास की जो रिपोर्ट आनी है बाकी है। और ऐसे में इसको लेकर आपसे जानना चाहते हैं, क्या वहां पर अस्पतालों की जो व्यवस्था है क्या दुरुस्त है, या फिर कितने वेंटिलेटर की संख्या है, आईसीयू बेड कितने हैं, क्या जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से क्या हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त किया जा रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से आए दिन जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं उसको लेकर
कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और कई जो कुरुक्षेत्र के पास जो होटल हैं, जो माने वो होटल जाने माने, उनको स्पेशल वहाँ पर आइसोलेट की व्यवस्था की गई है। ज्यादातर जो लोग हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है, जिस तरह के लोग बाहर से आ रहे हैं, कोई गुड़गांव से या दिल्ली से या उत्तर प्रदेश से या मुंबई से जो आ रहा है वही कोरोना संक्रमित मिल रहा है। आने के बाद अगर कोई मूवमेंट पास लेते हैं, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, कुरुक्षेत्र से कोई बाहर जाता है, तो आने के बाद उसका सैंपल लिया जाता है, पूरे परिवार को उनको आइसोलेट किया जाता है और उनके बारे जो पोस्टर है वो चस्पा दिया जाता है और उनको घर पर रहने के निर्देश दिए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है और उसकी सूचना मिलती है स्वास्थ्य विभाग को, तो उस पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। और ऐसे में इसको लेकर क्या जानकारी है कि वहां पर कितने लाख की आबादी में कितने अस्पताल हैं, कितने डॉक्टर हैं, इसको लेकर कुछ स्टैटिस्टिक्स निकलकर सामने आ रहा है? जैसे कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र में लाखों की आबादी है और हॉस्पिटल भी अच्छे हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से LNJP जो अस्पताल है वो भी अभी नया हॉस्पिटल बना है, वहाँ भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई है, बेडों की व्यवस्था की गई है। परंतु जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो अम्बाला के अंदर एक कोविड-19 सेंटर बनाया गया, जो स्पेशल सेंटर है। वहाँ पर जो कोरोना के संक्रमित लोग हैं, जो पॉजिटिव पाए जाते हैं, उनको वहाँ रखा जाता है। कुरुक्षेत्र, अम्बाला और कैथल के जो कोरोना के पॉजिटिव केस हैं, वो मुलाना मेडिकल कॉलेज में अम्बाला में वहाँ पर रखे जाते हैं। उस स्पेशल एक सेंटर बनाया गया। अगर कोई संक्रमित मिलता है या फिर किसी के अंदर कुछ लक्षण मिलते हैं, तो उसको कुरुक्षेत्र के अंदर ही जो हॉस्पिटल है LNJP या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको हायर किया गया, उनको वहाँ पर आइसोलेट किया जाता है। और जो बाहर से आते हैं, जैसे उनकी ट्रैवल हिस्ट्री है और उनको पता लगता है, स्वास्थ्य विभाग को अगर उसकी सूचना मिलती है, तो उनको उनके सैंपल लेने के बाद उनको घर पे ही आइसोलेट किया जाता है। जी ललित, आपसे जानना चाहते हैं कि इसके इतर जो जिले में, इलाकों में सबसे बड़ी समस्या जनता को लेकर क्या सामने आ रही है? जी बिल्कुल, यस बिल्कुल। झज्जर जिले में जो सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन के दौरान आ रही है वो है पानी की समस्या। काफी अहम है, क्योंकि जिस प्रकार से कई कॉलोनियों में पानी, दूषित पानी पे सप्लाई करी जा रही है, उसको लेकर भी लोग जल स्वास्थ्य विभाग को अपनी गुहार लगा चुके हैं। इसके अलावा रोहत गांव में पिछले काफी दिनों से पानी की समस्या चल रही है, उसको लेकर जो एक्शन है, एक्शन से भी वह मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं किया जाता पानी। और लोगों का कहना है कि हम 4 से 5 बार जलापूर्ति विभाग में आ चुके हैं, उसके बावजूद भी अभी तक हमारी पानी की समस्या का कोई भी समाधान नहीं किया गया है। और उनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस महामारी फैल रही है, उसको लेकर वैसे तो स्वास्थ्य विभाग व हरियाणा सरकार लोगों से आह्वान कर रही है कि वह स्वच्छ पानी पिए और कोरोना से बचे हुए, लेकिन बहादुरगढ़ के रोहत गांव में इसकी समस्या गंभीर बनती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पानी को लेकर लोग इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, उससे कोरोना फैलने का भी खतरा है। क्योंकि जो गांव से लोग इकट्ठे होकर जलापूर्ति विभाग आते हैं, अन्य अधिकारियों के पास जाते हैं, क्योंकि एक साथ इकट्ठे होकर 25 से 30 लोग इकट्ठे आते हैं, तो उससे कोरोना फैलने का भी खतरा ज्यादा बना हुआ है। इसके अलावा जो मेन बाजार है, क्योंकि अनलॉक फेज 1 में जिस प्रकार से छूट दी गई है, उसके कारण जो वाहनों की रफ्तार है वह तेज हो गई है और बाजारों में भी भीड़ भाड़ काफी बढ़ गई है। क्योंकि जिस प्रकार से 2.5 महीने के बाद बाजार खुले हैं, उसके बाद से लोग बाजार। ललित, इसको लेकर क्या विभाग की तरफ से कुछ अधिकारी आए हैं या फिर जनता को आश्वासन दिया हो, उनको मुतमईन किया हो कि आखिरकार इस समस्या का जो समाधान है इस समय सीमा के अंतर्गत पूरा कर दिया जाएगा, सही कर दिया जाएगा? इस तरह के कुछ आश्वासन अधिकारियों की तरफ से या फिर विधायक आए हों जनता से मिलने? क्योंकि पानी तो एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बहुत सी सियासत कई प्रदेशों में देखने को मिली है। अब ऐसे में जनता इस मजबूरी को देख रही है कि आखिरकार उनको ऐसी परिस्थितियों में पानी भी ढंग से नसीब नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस मामले में जब एक्सचेंज से बात की जाती है तो उनका साफ तौर से कहना है कि जल्दी इस समस्या का समाधान किया जाएगा, लेकिन यह देखने वाली बात होगी है कि इस समस्या का समाधान कितने दिन बाद होता है, क्योंकि जो अधिकारी के चक्कर काट चुके हैं ग्रामीण, 3 से 4 बार आकर मिल चुके हैं लॉकडाउन के कारण, उसके बावजूद भी अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे परेशान होकर आज ग्रामीण भी आने की संभावना जताई जा रही है कि वह दोबारा से एक्शन कार्यालय में आएंगे और धरना देने की बात भी कही जा रही है, क्योंकि पानी के बगैर जीवन अस्त हो जाता है। उसी को लेकर लोगों ने आह्वान किया है सरकार से कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान किया जाए और इन्हें स्वच्छ पानी दिया जाए। चलिए अब सीधा चलते हैं हिसार, जहां से हमारे संवाददाता अमित वर्मा जुड़ गए हैं, जानकारी देंगे कि कोरोना को लेकर अपडेट क्या है और ताजा स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है और लोग इस बात को कितना समझने का प्रयास कर रहे हैं। अमित, यही सवाल है कि आखिरकार कोरोना को लेकर परिस्थितियां किस हिसाब से बदल रही है और तस्वीर मई के मुकाबले जून में कितनी बदली है?
जी, बात क्या है तो हिसार के अंदर लगातार अनलॉक खुलने के बाद लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। और बात की जाए तो अनलॉक खुलने के बाद जहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वही बात की जाए तो एक हफ्ता के अंदर यहाँ पर करीब 100 से ज्यादा मरीज बढ़ चुके हैं, जिसको लेकर प्रशासन काफी सतर्क भी हो गया है। और बात की जाए तो उकलाना इलाके में भी कल रात को देर रात एक पॉजिटिव कोरोना मरीज मिल चुका है, जो लगातार कोरोना का मरीज उकलाना के गांव तक भी पहुंच चुके हैं। और लगातार गांव में 2 लोग है बह के मोहल्ले में पैदा हो गया है, जिसको लेकर प्रशासन अभी भी उसको हिदायत दे रहा है डिस्टेंसिंग को लेकर। लेकिन अभी तक तो लोग है तो मान रहे लगातार, जो सरकार ने खुली छूट दी गई है, लोग उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो हिसार के जिला है यहाँ पर ज्यादा संख्या में मरीज बढ़ गए हैं। अमित, इस लॉकडाउन के दौरान और इस महामारी के दौरान कितने ऐसे आपने लोगों से बात की है जिनका जो काम है वो नहीं चल रहा है पटरी पर आने के बावजूद भी? क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या है, ये भी सामने आ रही है कि भले ही सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बहुत सी रियायतें दे दी हों, बाजार खुल गए हों तमाम तरह के, और फिर भी ऐसे में ये सब बात सामने आ रही है कि बाजारों में खरीदार ही नहीं है। तो इस बात की समस्या कितनी बड़ी है हिसार में? जी, बात की जाए तो हिसार के अंदर 2 अनलॉक खुला है, जहां पर सरकार ने सभी प्रकार की छूट दे दी गई, लेकिन जो बाजार का काम धंधा है बिल्कुल चौपट हो गया है। या बात की जाए तो करियाने की बात की जाए, मोबाइल की बात की जाए, कपड़ा की बात की जाए, या फिर रोडवेज चलने की बात की जाए। लेकिन जो रोडवेज की बात की जाए तो हिसार से तो चंडीगढ़ बसें जाती है, लेकिन 4 या 5 सवारी लेकर जाती है, जहाँ पर इसका तेल भी पूरा नहीं हो पाता। बात की जाए तो बाजारों के अंदर लोग डरने से कतराने लगे, जहाँ पर काफी संख्या में लोग हिसार बाजार में आते थे। लेकिन जो अब अनलॉक खुलने की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 2% लोग भी मार्केट में नहीं आ रहे हैं। जो हिसार का बाजार बिल्कुल सुनसान दिखाई देता है, जिसको जो दुकानदार है बिल्कुल कारोबार चौपट हो गया है, जिसको लेकर दुकानदार भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर एक आपसे जानना चाहते हैं कि फिलहाल वहां पर ऐसे कितने गांव हैं जहां पर लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, और क्या गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं प्रत्येक व्यक्ति तक? लगभग हिसार जिले की बात की जाए तो हिसार जिले के अंदर 20 जी। से 25 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना मरीज पहुंच चुके हैं, जिसको लेकर तो लगभग एक कल देर रात उकलाना के जोधपुर गांव में भी कोरोना मरीज मिल चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात की जाए तो उकलाना जो कोरोना मरीज मिला है उसको काफी डॉक्टर होने की वजह से वो जो अपने परिवार से लगभग काफी दूर भी रहा। लेकिन बात की जाए तो जो कोरोना मरीज है लगभग 4 या 5 दिन पहले सैंपल दे गया था, देर रात उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जो पूरा परिवार है वो भी बह के डर में पैदा हो गया है, जिसको लेकर सैंपल है उसके लिए गए हैं। और बात की जाए तो कुलाना के तो काफी गांव है जो कोरोना मरीज मिल चुके हैं, जिसको लेकर प्रशासन काफी सुरक्षा पहुंच रही है। लेकिन 1-2 गांव को छोड़कर सभी यहाँ पर तो कोरोना का मरीज है, सुरक्षा पहुंच रही है। चलिए, ललित कुमार, आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर को लेकर किस तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है, और कितने दिन के बाद जो क्वारंटीन सेंटर में लोग क्वारंटीन है वहां पर कितने समय बाद, कितने समय के अंतराल में वहां पर उनका जांच की जाती है, कितने समय बाद स्क्रीनिंग की जाती है? जी बिल्कुल, ऐसे बहादुरगढ़ की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए वह PGIMS रोहतक व भारत एम्स में बनाए गए। यहाँ पर जो रखे गए हैं, यहाँ पर आइसोलेट किया जाता है, यहाँ पर जो जांच की जाती है, जांच के बाद उन्हें PGIMS रोहतक व भारत एम्स में भेज दिया जाता है। वहाँ पर उनकी समय समय पर जांच की जाती है। यहाँ पर ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनकी सप्ताह भर में नेगेटिव रिपोर्ट आती है और उसे डिस्चार्ज किया जाता है। हाल ही में बात की जाए तो 90 साल का बुजुर्ग जिसकी 1 सप्ताह के अंदर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया है भारत एम्स से। इसके अलावा जो PGIMS रोहतक में इलाज चल रहा है वह भी काफी जो मरीज है वह ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं, क्योंकि जो कोरोना का आंकड़ा झज्जर जिले में 119 का है, उसमें से 99 पेशेंट ठीक होकर अपने घर आ चुके हैं और वह बिल्कुल स्वस्थ हैं। केवल एक्टिव केसों की बात की जाए तो झज्जर जिले में 20 से एक्टिव केस है, जिनका 10 का होम आइसोलेट किया गया है, जिसका घरों में ही इलाज चल रहा है 10 का, और अन्य 10 PGIMS रोहतक व भारत एम्स में एडमिट है, जिनकी समय समय पर जांच की जाती है। जो होम आइसोलेट है उनको भी डेली फोन पर उनके स्वास्थ्य की जांच के बारे में पता किया जाता है और समय समय पर जाकर उनके चेक किए जा रहे हैं। और आसपास के एरिया में जो जितना भी एरिया उनका लगता है जो उनके जांच की जाती है, आस पड़ोस की जांच की जाती है। और इसके अलावा दिल्ली में जितने भी कर्मचारी आते जाते हैं उनका भी लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है और उनकी भी समय समय पर अब जांच की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर जितने भी कर्मचारी दिल्ली में कार्य करने जा रहे हैं उनका डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, डाटा बनाया जा रहा है और उनके स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली गई है। उनके समय समय पर जांच की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना का आंकड़ा
झज्जर जिले में बढ़ता जा रहा है। झज्जर में अभी प्रकोप थोड़ा कम है। इसके अलावा सोनीपत और गुरुग्राम और फरीदाबाद की बात की जाए तो वहां पर काफी केस बढ़े हैं, क्योंकि जो एनसीआर का एरिया वहीं पर सरकार की भी मेन फोकस है, क्योंकि जो दिल्ली से बिल्कुल लगते हुए बॉर्डर है, दिल्ली से लगती सीमाएं हैं, उसी को लेकर बहादुर भी आता है, क्योंकि झज्जर जिले में सबसे ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव केस आए हैं वह बहादुर से आए हैं। सबसे पहले सब्जी मंडी से आए थे, क्योंकि दिल्ली से सब्जी आती थी, वही लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की और रैंडम सैंपल लिए गए, जिसका नतीजा रहा कि बहादुर में वह कोरोना का बम फूटा था। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जितने भी उनके संपर्क में लोग आए थे उनके सैंपल लिए गए, जिसके बाद अन्य स्थानों पर भी सैंपल लिए गए। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मी है वह कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उनकी भी जांच की गई और उन्हें भी आइसोलेट किया गया है। यहाँ पे पिछले 5 दिन की बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और मोहल्ला दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में कार्य करने वाले कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और LIC कार्यालय में काम करने वाले लोग भी जो कर्मचारी हैं वह कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसको लेकर अब अधिकारी काफी चिंता में है, क्योंकि जिस प्रकार से अनलॉक फेज 1 में सभी सुविधाएं खोल दी गई हैं, दफ्तर खोल दिए गए हैं, वहाँ पर रोजमर्रा के काम होने लगे हैं, उसी को लेकर दिन प्रतिदिन कोरोना का आंकड़ा चलिए ठीक बढ़ता जा ललित, रहा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लगातार आप बता रहे हैं कि वहां पर अस्पतालों को लेकर किस तरह की व्यवस्था है, कोरोना को लेकर अपडेट क्या है और सबसे ज्यादा मामले कहां पर आ रहे हैं और जांच को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं लोगों के लिए। चलिए अब सबसे पहले एक चीज जान लेते हैं, मुकेश शर्मा हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुकेश शर्मा, आपसे जानना चाहते हैं कि 1983 के पीटीआई अध्यापकों का मुद्दा कुरुक्षेत्र में कितना बड़ा है या फिर है नहीं? चलिए दोबारा से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे मुकेश शर्मा जी से आपसे। और मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से। मुकेश राजपूत, आपसे जानना चाहते हैं कि फरीदाबाद में 24 घंटे को लेकर अपडेट क्या है, क्योंकि फरीदाबाद में खुद सीएम मनोहर लाल नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि लगातार मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो सरकार की टेंशन लगातार बढ़ा रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल मैं बता दूं, जिस तरीके से लगातार फरीदाबाद में जो आंकड़े जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 24 घंटे में जो पिछले 24 घंटे की बात करें तो करीब 7 नए मामले जो है यहाँ पर निकल करके आए हैं। और वहीं अगर बात करें तो इस बीच 4 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि फरीदाबाद में आंकड़े बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रशासन कोशिश ये कर रहा है कि आंकड़े ना बढ़े, स्वास्थ्य विभाग उसमें लगा हुआ है कि आंकड़े ना बढ़े, पर बावजूद उसके जो है लगातार यहाँ पर आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और लगातार इसको देखते हुए जो है जिला प्रशासन है उन्होंने करीब 145 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए और वहाँ पर जो है सुविधा की बात करें तो उस सुविधा को भी बहुत सख्ती से कर दिया है। और असेंशियल सर्विस के लिए जो है खुद जिला प्रशासन ने लोगों से ये कहा कि असेंशियल सर्विस वहीं आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप घर से बाहर ना निकलें। पर बावजूद उसके यहाँ पर यस के लोग कुछ समझने को तैयार नहीं है। लगातार लोग बाजारों में जा रहे हैं और जो है आवाजाही यहाँ पर कर रहे हैं और एक दूसरे के संपर्क में बहुत ज्यादा जो है तादाद में लोग आ रहे हैं। तो यही कारण है कि लगातार यहाँ पर जो है आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे। और लगातार अगर हर रोज की बात करें तो कभी 50 से ऊपर आंकड़े लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। पिछले कई दिनों से अगर बात करें तो लगातार आंकड़े 50-50 करके काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि आंकड़े फरीदाबाद में बेहद मुकेश राजपूत, क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि दोबारा से फरीदाबाद में, बाकी जिलों को छोड़ दे तो केवल फरीदाबाद की हम बात कर लेते हैं, फरीदाबाद में क्या इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि वहां पर दोबारा से पाबंदियां लगाई जाए, लॉकडाउन लगाया जाए, रियायत कम कर दी जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मामले आ रहे हैं उसी को रोकने के लिए इसके अलावा कोई विकल्प और दिखता नहीं है? देखिए यस बिल्कुल साफ तौर पे यही मुनासिब होगा, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं और जिस तरीके की छूट यहाँ पर दी गई है, हालांकि गवर्नमेंट ने छूट लोगों की सुविधा को देख करके दी गई थी, पर लोग उस सुविधा का, उस छूट का कहीं ना कहीं दुरुपयोग यहाँ पर कर रहे थे। पर पूरी तरीके से यही मतलब था कि लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की जा रही थी। पर जिस तरीके से अगर बात करी जाए फरीदाबाद में आंकड़ों को कंट्रोल करने की, तो सिर्फ एक यही रास्ता है कि फिर से जो है यहाँ पर सख्ताई बरती जाए और जो सुविधा दे रखी है वो सुविधा कहीं ना कहीं जो है कम कर दी जाए। और पूरी तरीके से कुछ लोगों से भी इस बीच हमारी बातचीत हुई थी कल, कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद को लेकर कैसे आंकड़े जो है कम हो सकते हैं। तो साफ तौर पर काफी लोगों का ये मानना था कि सरकार जब इस समय कोरोना का जितना जो प्रकोप नहीं था, उस समय सरकार ने जो है फरीदाबाद में लॉकडाउन किया, कर्फ्यू तक कर दिया और वहां पर सारी सुविधा बंद कर दी थी। पर जब जो है आंकड़े बढ़ने लगे तब ये सारी सुविधा खोल दी है। हालांकि ये सुविधा नहीं खोलनी चाहिए थी,
अब लॉकडाउन करने का मतलब था, और अब इस जो है सारी सुविधाओं पर थोड़ी सख्ताई बरतने की जरूरत थी, तभी इस मामले को जो है बिल्कुल एक अहम जानकारी मुकेश राजपूत आपने बताई है, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि फरीदाबाद में जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, और इस तरीके से लगता है कि फरीदाबाद में दोबारा से रियायतों को कम कर देना चाहिए, जो दायरा था उसको कम कर देना चाहिए, महदूद कर देना चाहिए। और इसी के अलावा यही विकल्प दिखता है कि वहां पर जो कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, और इसी विकल्प के जरिए हम कोरोना को रोक पाने में कामयाब हो सकते हैं। चलिए मुकेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र में 1983 पीटीआई अध्यापकों का मुद्दा कितना बड़ा है या फिर है ही नहीं? कुरुक्षेत्र में जो ये मुद्दा था ये काफी दिन तक तो चला था, परंतु अब काफी दिनों से ये जो मुद्दा है वो शांत है, जो लोग वो सामने नहीं आ रहे हैं। ये मुद्दा फिलहाल जो कुरुक्षेत्र में भी शांत है। और इसको लेकर आपने जाना कि उनकी मांगे क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं सरकार से, अधिकारियों से? जो उनकी मांगे अलग अलग मांगे हैं, वो सरकार वो प्रशासन को पहले भी भेज चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कई बार प्रदर्शन भी किया और सरकार को चेताया भी है, और प्रशासन को इसको लेकर कई बार अपना जो ज्ञापन भी सौंपे हैं। और इसको लेकर ये बात सामने आ रही है कि वह प्रदेश भर में अब एक बड़ा प्रदर्शन करने की भी इस बारे में सोच रहे हैं, कि विचार कर रहे हैं कि आखिरकार एक प्रदेश भर में एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि एक बड़ी संख्या में पीटीआई अध्यापकों को निकाला गया है 1983 की। बिल्कुल, पीटीआई अध्यापकों ने पिछले सप्ताह भी कुरुक्षेत्र में एक बैठक की थी। बैठक करने के बाद उन्होंने फैसला लिया था कि, और उन्होंने सरकार को कुछ दिन का समय दिया था कि अगर सरकार उस समय तक उनकी जो मांगे हैं उनको नहीं मानती, जो पीटीआई अध्यापक हैं उनका जो प्रदर्शन है वो आने वाले समय में एक प्रदेशव्यापी जो हड़ताल है उसका रूप भी ले सकता है। और एक चीज आपसे और जानना चाहते हैं, चूंकि हम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और जनता को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार इस जिले में, इस इलाके में जो समस्या है अब तक सबसे बड़ी हो चुकी है, और क्या इसको सरकार के संज्ञान में, अधिकारियों के संज्ञान में, विधायकों के संज्ञान में लाया गया है या फिर नहीं? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किसानों और बाजारों में खरीदारी को लेकर ये कितना बड़ा मुद्दा है कुरुक्षेत्र में, क्योंकि किसानों को भी कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले दिनों तो ये फिलहाल स्थिति देखने को मिली थी, और जिस तरीके से खुद सीएम मनोहर लाल कह चुके हैं कि जो धान की बिजाई है वो न करिए, इसके अलावा आप दूसरे फसलों का विकल्प ढूंढिए, उनकी बिजाई कीजिए, ये कितना बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है? बिल्कुल, यस, आपको बता देता हूं कि हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया था। उन्होंने एक नोटिस जारी किया था कि जो हरियाणा के किसान हैं वो धान की खेती नहीं करेंगे। पानी को देखते हुए, पानी बचाने को लेकर मुख्यमंत्री ने मेरा पानी मेरी विरासत पहल शुरू की है, जिसको लेकर वह सबसे पहले उन्होंने कुरुक्षेत्र में किसानों के साथ बात की थी। उसके बाद वो अन्य अन्य जिलों में जाकर भी वह किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। परंतु जैसे ही विपक्ष कांग्रेस ने इसको लेकर मुख्यमंत्री को या सरकार को अल्टीमेटम दिया था, यानी कि 1 जून तक अगर वो इस फैसले को वापस नहीं लेते तो वह किसानों के बीच में जाएंगे और इसका विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 27 मई को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए हरियाणा सरकार को चेताया था कि 1 जून तक अगर वह इस फैसले को वापस नहीं लेते तो वह 1 जून को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में शंखनाद करते हुए पूरे हरियाणा में किसानों के बीच में जाएंगे और इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे और एक प्रदेशव्यापी हड़ताल भी कर सकते हैं। जिसको देखते हुए हरियाणा सरकार बैकफुट पर आते हुए हरियाणा के किसानों को कहा था कि वो धान की खेती कर सकते हैं, यानी कि जो पंचायती जमीन है जिसको किसान ठेके पे लेते हैं उस पर धान की रोपाई नहीं कर सकते। उसको लेकर भी विपक्ष ने अपना निशाना साधा और कहा था कि जो यह फैसला है इसको भी वापस लिया जाए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद 1 जून को धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में निजी होटल में करते हुए कहा था कि छाती को निकल गया, कुछ बाकी है। हरियाणा सरकार को यह भी वापस लेना चाहिए इस मुद्दे को, जो इन्होंने एक फरमान जारी किया है कि जो पंचायती जमीन है उस पर धान की रोपाई नहीं कर सकते, इसको भी फैसले को वापस लेना चाहिए। बिल्कुल, चलिए ठीक। मुकेश राजपूत, आपसे जानना चाहते हैं कि आपके इलाके में और कंटेनमेंट जोन को लेकर व्यवस्था क्या है, और वहां पर जिले में सबसे बड़ी समस्या कोरोना के अलावा क्या निकलकर सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल यस बता दूं, अगर सबसे पहले कंटेनमेंट जोन में अगर जो व्यवस्था की बात करें, जैसे कि मैंने पहले बताया था, व्यवस्था काफी दुरुस्त करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है जिला प्रशासन की ओर से, क्योंकि लगातार आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को दुरुस्त करने की जरूरत है। हालांकि जरूरत तो यहाँ लॉकडाउन की है, पर अभी फिलहाल जब जिला प्रशासन के हाथ में वो सुविधा नहीं है तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है दुरुस्त करने की जो है यहाँ पर बात की जा रही व्यवस्था को। और वही बात करें कोरोना के अलावा, फरीदाबाद में सबसे बड़ी जो समस्या है यस वो है नौकरी की, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लॉकडाउन चल रहा था, लोग अपने घरों पर बैठे हुए थे, पर अब अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ है तो कंपनियों का दूसरा रुख जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और भारी तादाद में लोग फरीदाबाद की कंपनियों से निकाले जा रहे, छटनी की जा रही है, जो कि लोगों के लिए
काफी मुश्किल का जो है समय यहाँ पर साबित हो रहा है, क्योंकि अगर जो कल भी अगर जो बात करें तो बीते दिन भी करीब लगभग 1000 व्यक्तियों को, 1000 कर्मचारियों को जेसीबी, जो कि हरियाणा की नंबर 1 जो है जानी मानी कंपनी है, उसने एक साथ बाहर निकालकर खड़ा कर दिया 1 महीने के नोटिस के बाद। उसको लेकर के जो है काफी विरोध प्रदर्शन, अगर जो बात करें तो विरोध प्रदर्शन जो है वहाँ के कर्मचारियों ने किया था। और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि खुद जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और देश के प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया था कंपनियों के साथ कि किसी भी व्यक्ति की। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई। सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी बताने के लिए। और इसको लेकर आपको एक तस्वीर और सामने बता देते हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से जो सबसे पहला मामला सामने आया था 17 तारीख को आया था हरियाणा में, और उसी के बाद स्थिति देखिए, तस्वीर बहुत गंभीर होती जा रही है। लगातार मामले बढ़ते गए। 7 जून को 4000 मामले थे, 9 जून को 5000 और 12 जून को 6000 के करीब मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में गंभीरता से समझना होगा, संजीदगी से लेना होगा और ऐसी रणनीति बनानी होगी कि कोरोना को चारों खाने चित किया जा सके। चलिए, हरियाणा टुडे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।